हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, माय बॉसी प्रोफेसर, पार्ट 1, चैप्टर 1, न्यू मैथ्स टीचर। पंछी यार, क्या कर रही है तू? आज तो मैथ्स के टीचर तेरा चटनी बना देंगे। ये कहते हुए पंछी दौड़ते हुए जा रही थी, तभी वो किसी के सीने जा टकराए। छोटे से सिर पर जब उसे चोट लगा तो वो अपने सिर को घिसते हुए दूर हो बोली, सॉरी सॉरी। ये बोल पंछी अपने चेहरे को उठाए। अपने सामने चार्मिंग इंसान, जिसके चेहरे का हर हिस्सा बड़े बखूबी से बनाया गया था, गोरा रंग, डार्क हेजल हेयर, और उसका होंठ जो सिगरेट पीने की वजह से ब्लैक पड़ चुके थे, पर उसका होंठ फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा था। उस देख ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गलोक से कोई देवता जमीन पर उतर कर आ गया है। पंछी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी आदमी अपने मदहोश कर देने वाले सेडिक्टिव आवाज में बोला, तुम ठीक हो? लड़की तो बस अपने बड़े बड़े आंखों से आदमी को देखे जा रही थी, साथ ही उसका किसी को भी अट्रैक्ट कर देने वाला चेहरा, फिगर, आवाज। लड़की को कुछ जवाब ना देता देख आदमी आगे निकल गया तो पंछी अपने सिर पर चपाट मार बोली, पंछी भागो नहीं तो वो तुझे खा जाएगा। ये बोल भागते हुए जाने लगी। तभी क्लास के अंदर उसे कोई टीचर नहीं दिखा तो वो भागते हुए अंदर जा अपनी दोस्त के बगल में बैठ पूछी, थैंक गॉड वो बुढ़ाओ अभी तक नहीं आया है। कृतिका पंछी के तरफ देख बोली, तेरी दुआ काबुल हो गई है, आज से वो आएगा भी नहीं। इस बात से खुश हो पंछी अपनी दोस्त का होंठ पकड़ कंफर्म होते हुए पूछी, सच में यार? कृतिका ने अपने सिर को हाँ में हिलाया तो पंछी बोल बड़ी, यार फिर मैं उस बुढ़े का होमवर्क क्यों बनाए, खामा खा अपने सिंचन का न्यू एपिसोड मिस कर दी। तभी प्रिंसिपल क्लास के अंदर आया। सभी का नजर प्रिंसिपल पर ना जा उसके साथ आ रहे हैंडसम आदमी पर गया। आदमी को देखते ही सभी की आंखें चमक उठी। दूसरी तरफ पंछी तो अवाक रह गई। ये वही आदमी था जो पंछी से कुछ वक्त पहले टकराया था। सभी ने प्रिंसिपल के साथ साथ उसे भी गुड मॉर्निंग विश किया खड़े होकर। तभी प्रिंसिपल सभी को बैठने का बोल सामने खड़े आदमी का इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट से करवाया। ये मानव मल्होत्रा है, आज से ये तुम्हारे न्यू मैथ्स टीचर है। ये जान सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरी तरफ पंछी तो बस मानव में पूरी तरह से खोई हुई थी। तभी प्रिंसिपल पंछी का नाम लिया, पंछी। पंछी तो मानव को देखने में पूरी तरह से व्यस्त थी। तभी कृतिका उसे हिलाते हुए बोली, प्रिंसिपल सर तेरा नाम ले रहे हैं। पंछी झट से खड़ी हो बोली, क्या यस सर? पंछी की हरकतों से प्रिंसिपल तक उस स्कूल में परेशान थे। प्रिंसिपल सख्ती से बोले, तुम आज असेंबली में नहीं थी। पंछी अपने गले का पानी पी अपने मन में ही बोली, स्कूल में 2000 बच्चे हैं और इनका ध्यान इन 2000 बच्चों में से सिर्फ मेरे पर ही क्यों रहता है। अपने मन में ही ये कहते हुए पंछी अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला बोल पड़ी, वो मेरा बस छूट गया था तो मुझे पैदल आना पड़ा। परेशानी में प्रिंसिपल अपने सिर को हिला कुछ बोलने ही वाला था। तभी पंछी के बैग से कुछ आवाज आया तो प्रिंसिपल, मानव, क्लास के सभी बच्चे पंछी के बैग की तरफ देखने लगे तो पंछी अपने मन में ही बोली, अरे छुटकू चुप हो जा। तभी प्रिंसिपल उसके पास आ पूछा, क्या है तुम्हारे बैग में? पंछी झट से बोली, कुछ भी तो नहीं सर। तभी खुले हुए थोड़े चैन से बिल्ली का छोटा सा पैर निकला। ये देख सभी हैरान थे। प्रिंसिपल उसके बैग के चैन को जैसे ही खोले, छोटी सी सादे और भूरे रंग के मिक्सअप में प्यारी सी बिल्ली सीधा प्रिंसिपल के मुंह पर जा उछलकी, मियाओ। प्रिंसिपल के मुंह पर बिल्ली जाते ही सुसु कर दी। बेचारे का मुंह बिल्ली के सुसु से गीला पड़ गागा। उस बिल्ली को पकड़ जोर से प्रिंसिपल चिल्लाए कर पंछी का नाम लिया, पंछी। पंछी तो पूरी की पूरी सीधी हो झट से बोल पड़ी, सॉरी सर, मेरी छुटकू बहुत उदास थी तो मैं अपनी छुटकू को ले आई। प्रिंसिपल पंछी के रोज नए नए ड्रामों से परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ मानव पंछी के हरकतों को देख उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। प्रिंसिपल बिल्ली को पंछी की तरफ बड़ा गुस्से में भड़कते हुए बोला, अपनी बिल्ली को लेकर क्लास के बाहर जा खड़ी हो जाओ और दोबारा इस बिल्ली को लेकर स्कूल आए तो तुम्हें टीसी मिल जाएगा। बेचारी पंछी अपनी बिल्ली को अपने होंठ में ले क्लास के बाहर जाने लगी। तभी मानव बोल पड़ा, सर इट्स फाइन, ये अभी बच्ची है, गलतियां तो बच्चों से ही होता है। सिर्फ गलती। प्रिंसिपल भली भांति पंछी को इसलिए जानता था क्योंकि जब से पंछी आई थी हर रोज कुछ न कुछ ऐसा कांड करती कि प्रिंसिपल को उस पर चिल्लाना पड़ता।
ये स्कूल कोलकाता का टॉप स्कूल में से एक था, जहां स्टूडेंट का एडमिशन दो बेसिस पर होता, पहला उसके पढ़ाई के लेवल को देखकर और दूसरा उसके अंदर कोई टैलेंट है तब। पंछी पढ़ाई में 0/0 थी, पर उसके अलावा वो बहुत अच्छी स्विमर थी, साथ ही पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी, उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। उसने स्कूल के लिए बहुत सारे मेडल्स जीत कर लाए थे, जिस कारण प्रिंसिपल को उसे पास करना पड़ता था और उसके 1000 कांड को भी माफ करना पड़ता था, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट को अपने स्कूल से निकलने नहीं दे सकता है जो इस स्कूल को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। पर इसके अलावा पंछी का एडमिशन 7th क्लास में हुआ था। स्कूल के पहले दिन ही अपना बेवकूफ़ी भरे गलतियों से पहले दिन ही प्रिंसिपल के कोर्ट में इंट गिरा दी। दूसरा दिन पंछी कॉपी का बंडल पकड़े जा रही थी, तभी सारा का सारा कॉपी प्रिंसिपल के पैर में गलती से गिरा दी, जिस कारण प्रिंसिपल का पैर फूल चुका था। उसके अगले दिन कंप्यूटर लैब से निकलना के 2 क्लास बाद प्रिंसिपल का केबिन था और वो प्रिंसिपल के केबिन के सामने से गुजरते हुए अपना गाना गाते हुए गुजर रही थी, बदन पर सितारे लपेटे हुए। जाने तमन्ना किधर जा रही हो। ये सुनते ही प्रिंसिपल का पारा कुछ ही दिन में परी के प्रति गर्म हो चुका था। आज तक उसका पाला ऐसी स्टूडेंट से नहीं पड़ा था। धीरे धीरे कर पूरे 3 साल ऐसे ही पंछी नए नए कांड प्रिंसिपल के सामने करते जाती गलती से, जिस कारण प्रिंसिपल को उसका नाम अपने जुबान पर सेट हो गया था। पंछी अभी 10th में थी, अब भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। खासकर प्रिंसिपल के लिए वो कुछ न कुछ रोज प्रिंसिपल के साथ ऐसा कांड करती कि उसे अपने प्रिंसिपल से डांट सुनना पड़ता था। हालांकि आज मानव पहला दिन क्लास लेने आया था, तो प्रिंसिपल ने उसे बैठने का इजाजत दे दिया, पर अपनी बिल्ली को बाहर ही छोड़कर अंदर आने बोल दिया, तो बेचारी पंछी अपनी बिल्ली को बाहर जा रख बोली, छुटकू यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है मियाँ। बिल्ली ने अपना जवाब दे दिया तो भागते हुए जाने लगी। तभी वो प्रिंसिपल के पैर में जा चढ़ी। वो जल्दी से पीछे हो बोली, सॉरी सर। क्लास से बेचारा प्रिंसिपल बाहर ही निकल रहा था। वो जोर से चिल्ला कर बोला, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मेरे पैर तोड़ते रहती पर रहती हो। तुम्हारी बिल्ली के मेरा मुंह खराब कर दिया और तुमने मेरा पैर तोड़ दिया। क्लास के अंदर जब प्रिंसिपल के चिल्लाने का आवाज आया तो सभी को समझ आ गया, फिर पंछी ने कुछ किया होगा। सभी हंसने लगे। वही मानव बाहर जा देखने लगा अब क्या हुआ है। चैप्टर 2 नवेश पढ़ते हुए रो पड़ना। क्लास से बेचारा प्रिंसिपल बाहर ही निकल रहा था। वो जोर से चिल्ला कर बोला, तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मेरे पैर तोड़ते रहती पर रहती हो। तुम्हारी बिल्ली के मेरा मुंह खराब कर दिया और तुमने मेरा पैर तोड़ दिया। क्लास के अंदर जब प्रिंसिपल के चिल्लाने का आवाज आया तो सभी को समझ आ गया, फिर पंछी ने कुछ किया होगा। सभी हंसने लगे। वही मानव बाहर जा देखने लगा अब क्या हुआ है। मानव ने ऐसी लड़की कभी नहीं देखा था। वो अपने मन में ही बोला, इंटरेस्टिंग लड़की है। तभी भर भर कर डांट सुनने के बाद पंछी को अंदर जाने का परमिशन मिल गया। वो अंदर आ ही रही थी, तभी मानव को देखते हुए वो अंदर आने लगी, बिना मानव से परमिशन मांगे। वो बाद मानव को देखते हुए उसके तरफ जाने लगी थी। तभी पंछी को मानव का आवाज सुनाई दिया, अंदर आने के लिए परमिशन मांगा जाता है। पंछी झट से पीछे जा बोली, सॉरी सर, मे आई कमिंग सर? कमिंग। पंछी झट से फिर अंदर आ। अब मानव को ना देख भागते हुए अपने सीट की तरफ जा रही थी, तभी अपने पैर से ही टकराते हुए नीचे गिर गई। जैसे ही वो गिरी उसे उठाने की जगह सब उस पर हंसने लगे। तभी मानव आगे बढ़ उसके पास जा अपना होंठ आगे बढ़ा दिया। पंछी को इन सब का आदत था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद पर वो खुद हंसते रहती। वो अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए ही मानव की तरफ देख अपने होंठ को आगे बढ़ा दी, तो मानव उसे उठने में हेल्प किया। दूसरी तरफ कृतिका भी पंछी को उठाने आई थी, पर मानव को उठता देख वो खड़ी ही रही। पंछी के होंठ में चोट आ गया था, जिस कारण उसे गिरते वक्त तो नहीं, पर जब उठ गई तो उसे दर्द महसूस होने लगा। उसके होंठ में चोट देख मानव कृतिका की तरफ देख बोला, जाओ अपनी दोस्त का बैंडेज करवा दो। यस सर, ये बोल कृतिका पंछी को अपने साथ ले जाने लगी। बाहर जाते वक्त कृतिका पंछी से बोल पड़ी, यार तू हमेशा गिरती पड़ती क्यों रहती है? एक तो इतना हैंडसम टीचर हम लोग को पढ़ाने आया है और तेरे कारण उन्हें देख नहीं पा रही हूँ। पंछी अपने मुंह का पाउट बना बोली, यार मैं क्या करूं, मैं नहीं करना चाहती, कुछ बस हो जाता है। तभी उधर से प्रिंसिपल अपने पूरे कपड़े को चेंज कर आ रहा था। जब उसने परी के देखा तो अपने पैर पीछे कर दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब वो फिर से आपन और नुकसान आज नहीं करवाना चाहता था।
फिर दोनों मेडिकल रूम में पहुंच गए। मेडिकल रूम में 25 साल की बहुत खूबसूरत डॉक्टर थी। फिर से मेडिकल रूम में पंछी को आता देख डॉक्टर खुशबू बोल पड़ी, अब कहाँ चोट लगाया खुद को पंछी तुमने। पंछी अपने हरकतों से हर जगह फेमस थी, डॉक्टर खुशबू के पास भी, क्योंकि आपने हरकतों से जो चोट मिलता उसके बाद वो खुशबू के पास ही आया करती थी अपना बैंडेज करवाने। पंछी ने अपने होंठ को आगे कर दिया तो खुशबू उसके होंठ से खून पोंछ मलहम लगा बैंडेज कर दी, तो फिर थैंक यू बोल दोनों क्लास की तरफ जाने लगी। तभी कृतिका बोल पड़ी, यार मानव सर चले गए होंगे। ये सुन उदास होते हुए पंछी बोल पड़ी, हाँ यार अब तो वो कल ही दिखेंगे। तभी एक आवाज दोनों के कानों में पड़ा, कैसा है तुम्हारा होंठ। अपने सामने मानव को देख दोनों के चेहरे पर खुशी लहर गया। दोनों मुस्कुराते हुए मानव को देखी तो मानव आगे आ पंछी के सिर पर अपने होंठ को फेर बोला, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना। मानव के ऐसे उसके सिर को छूने से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, बस थोड़ा। मानव अपने चेहरे को झुका, उसके चेहरे के सामने कर उसे जैसे ही देखा पंछी की धड़कनें तेज हो गई। वो उसे देख प्यार से बोला, संभल कर किया करो। पंछी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मानव उससे दूर हो फिर चला गया। दूसरी तरफ पंछी की तो सांसें ही रुक गई। वो अपने धड़कनों को तेज होता हुआ महसूस कर पा रही थी। तभी कृतिका उसके होंठ को पकड़ बोली, यार कितने हैंडसम है सर, काश मैं इन्हें प्रपोज कर पाती। प्रपोज। कृतिका बात को सुन पंछी अपने मन में ही बोल सिल्ली सा मुस्कान देने लगी। फिर दोनों क्लास के अंदर आ गए। आज का दिन धीरे धीरे कर पार हो गया। आज पंछी बिल्कुल टाइम से बस में आई, फिर टाइम से स्कूल पहुंच गई और स्कूल जाते ही अपने प्रोफेसर को ढूंढने लगी, पर उसे प्रोफेसर कहीं नहीं दिखा। असेंबली शुरू होने को था तो फिर असेंबली के लिए जाना पड़ा रहा था। तभी उसे याद आया, आज तो उसे न्यूज बोलना है। वो फिर भागते हुए लाइब्रेरी जा आज का न्यूज़पेपर सारे पेपर को फैलाते हुए ढूंढने लगी। तभी पीछे से मानव आ उसके सामने आज का न्यूज़पेपर रख दिया। न्यूज़पेपर देख पंछी झट से न्यूज़पेपर ले मुड़ थैंक यू बोलने ही जा रही थी, पर मानव को देख वो सुन पड़ गई और उसके चेहरे पर सिल्ली सा मुस्कान छा गया। फिर वो झट से बोल पड़ी, गुड मॉर्निंग सर। मानव ने भी मुस्कुराकर जवाब दे दिया, गुड मॉर्निंग। ये कह फिर मानव चला गया तो वो उसे जाता हुआ देखने लगी। तभी माइक से असेंबली स्टार्ट होने का आवाज आया तो वो जल्दी से न्यूज़पेपर से एक टॉपिक ले फटाफट से न्यूज़पेपर का वो पेज निकल भागते हुए असेंबली में जा खड़ी हो गई। कुछ ही वक्त में प्रार्थना खत्म हो गया। फिर सभी आकर थॉट्स वगैरह बोलना शुरू कर दिए। अब बारी पंछी का था तो वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाई, बेचारा प्रिंसिपल जो पहले से साइड था वो और साइड में जा खड़ा हो गया। वही पंछी माइक के पास जैसे ही जा माइक पकड़ी वो खुल गया। उसे गिरने से बचाने के चक्कर में माइक के पूरे स्टैंड के साथ वो भी नीचे गिर गई। सभी उस पर हंसने लगे। तभी प्रोफेसर गीता, जिसका उम्र 36 साल हो रहा था और वो इंग्लिश पढ़ाती थी, वो आगे आ सीरत को उठाने में मदद कर माइक को ठीक की। तो फिर पंछी अपने बालों पर सिर फेरते हुए सिल्ली मुस्कान देते हुए बोली, सॉरी मैम। प्रिंसिपल तो अपने सिर को बस परेशान हो हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वही मानव को दिन ब दिन पंछी और भी अधिक इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। उसने कभी इतना यूनिक लड़की नहीं देखा था जो सिर्फ गड़बड़ की दुकान हो। पंछी सभी से पहले माही मांगी, आई एम रियली सॉरी। माफी मांगने के बाद न्यूज स्टार्ट कर दी, गुड मॉर्निंग सर, मैम एंड ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कल रात हुए इंसिडेंट का न्यूज बताने वाली हूँ। आजकल क्राइम्स बहुत बढ़ता जा रहा है। किसी के कल रात रिपोर्ट विश्वनाथ पर सरेआम गोली चला दिया। विश्वनाथ बहुत बड़े रिपोर्टर थे जो दुनिया के सामने हमेशा सच को लाते। उनके इसी ईमानदारी भरे काम की वजह से उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। मारने से पहले उन्होंने बस एक नाम लिया था, शौर्य गोयनका। इस शख्स का नाम पर पंछी के आंखों में गुस्सा भर गया। वो अपने होंठ के मुट्ठी को बांध ली। वही मानव इस नाम को सुन अपने होंठ के रिंग को गोल गोल घुमाने लगा। न्यूज को पढ़ते हुए पंछी के आंखों में आंसू भर गया था। वो न्यूज पेपर को रख आगे खुद से ही बोली, क्यों हमेशा ऐसा ही होता हमारे देश में कि शौर्य जैसा माफिया देश को बर्बाद करता रहता और विश्वनाथ जैसे लोग अपनी जान गंवा देते। ये बोल वो फुट फुट कर रोने लगी। तभी प्रिंसिपल, जिसे पंछी के बारे में सब कुछ पता था, वो आगे आ बोले, पंछी ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन अच्छी की जीत बुराई से जरूर होगी। तभी ये सुन पंछी रोते हुए ही पूछी, तो फिर क्यों रिपोर्टर विश्वनाथ की तरह मेरे पापा को भी मार दिया गया।
क्यों कोई उन लोगों को खत्म नहीं कर पाता है? मानव हैरान से पंछी की तरफ देखने लगा। उसने अभी तक सिर्फ पंछी का एक साइड देखा था, आखिर इसका दूसरा साइड क्या है? पंछी अपने आंखों के आंसू को पोंछ बोली, मैं भले अपने पापा की तरह बहादुर पुलिस ऑफिसर ना बन सकूं, पर मैं शौर्य जैसे लोगों को जरूर खत्म करूंगी। चैप्टर 3 मेरे चेहरे पर नहीं, यहाँ देखो। तभी ये सुन पंछी रोते हुए ही पूछी, तो फिर क्यों रिपोर्टर विश्वनाथ की तरह मेरे पापा को भी मार दिया गया? क्यों कोई उन लोगों को खत्म नहीं कर पाता है? मानव हैरानी से पंछी की तरफ देखने लगा। उसने अभी तक सिर्फ पंछी का एक साइड देखा था, आखिर इसका दूसरा साइड क्या है? पंछी अपने आंखों के आंसू को पोंछ बोली, मैं भले अपने पापा की तरह बहादुर पुलिस ऑफिसर ना बन सकूं, पर मैं शौर्य गोयनका जैसे लोगों को जरूर खत्म करूंगी। पंछी ने अपने पिता को 12 साल की उम्र में ही खो दिया था। उसके पिता बहुत बड़े और जाबाज पुलिस ऑफिसर थे। एक रात पंछी अपनी माँ के साथ ही सोई हुई थी, तभी फोन का घंटी बजा। घंटी की आवाज से पंछी का भी नींद खुल चुका था। पंछी की माँ कुसुम कॉल उठा ली, तभी एक कठोर आवाज से कुसुम डर गई। तो पंछी ने अपनी माँ के होंठ से फोन ले बोला, कौन है जो मेरी मम्मा को डरा रहा है? तभी एक कठोर आवाज आया, शौर्य गोयनका। इतना बोलने के बाद शौर्य आगे अपने कोल्ड आवाज में ही बोला, अपने बाप को मेरे रास्ते से हट जाने बोलो, नहीं तो बहुत बुरा होगा उसके साथ। उसके बाद फोन कट हो गया और अगले सुबह ही पंछी के पिता राकेश मेहरा के मौत का खबर मिल गया। पंछी तब से ही इस नाम से नफरत करती थी। शौर्य गोयनका पूरे कोलकाता में हर इंसान के जुबान पर उसका नाम रहता, पर आज तक सबने सिर्फ उसका नाम सुनना था। वो दिखता कैसा है किसी को भी नहीं पता था, सभी बस उसके नाम से ही काम पुटते थे। वो खुलेआम लोगों का कत्ल करवा देता था, पर किसी के पास उसके खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं होता। अगर कोई खिलाफ जाने का हिम्मत किया तो उसका सज्जा सिर्फ मौत होता, या मौत से भी बदतर। प्रिंसिपल को जब शौर्य गोयनका का ख्याल आया तो उसके माथे से पसीना आने लगा। वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि शौर्य गोयनका कोई आम इंसान नहीं था जिससे टक्कर लिया जा सके। उसने अपने बहते पसीने को पोंछ बोला, पंछी दोबारा ऐसे न्यूज असेंबली में नहीं सुनना। प्रिंसिपल का डरा चेहरा देखा, पंछी अपने आंसू पोंछ बोली, आप भी डरते उस शौर्य गोयनका से? उसके पास है ही क्या? उसके पास तो इतना भी हिम्मत नहीं कि वो लोगों के सामने आ सके। पंछी का बधुरी से भरा शब्द मानव सुनने जा रहा था। आज तक उसने भी इस नाम से सभी को बस डरते हुए पाया था, पर पंछी के अंदर उस आदमी के लिए कोई डर ना देख मानव अपने मन में ही बोला, तुम जैसी बहुत कम है कोलकाता में। अपने बात को बोलने के बाद पंछी क्लास के अंदर भागते हुए चली गई। कुछ वक्त बाद क्लास स्टार्ट हो गया। पहला क्लास मैथ्स का ही था। मानव क्लास के अंदर आ गया तो सभी उससे गुड मॉर्निंग विश किए। मानव क्लास स्टार्ट करने से पहले पंछी के पास जा बोला, अगर किसी से जीतना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। दोबारा इस आंसू को मत बहने देना, बल्कि अपने जज्बे पर कायम रहना, नहीं तो हार जाओगी। पंछी मानव के बातों को सुन एकटक उससे देखने लगी, फिर एक सवाल की, क्या आप उससे डरते हो? मानव मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं। ये बात जान पंछी बहुत खुश हो गई थी। वो मुस्कुराने लगी तो मानव उसके सिर पर अपने होंठ फेर दिया, तो पंछी का चेहरा टमाटर की तरह फिर लाल हो गया। क्लास स्टार्ट हो गया। तभी पंछी पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह मानव का तस्वीर अपने कॉपी पर बनाने लगी। तभी मानव पंछी को अपनी तरफ देखता पा बोल पड़ा, पंछी क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ आकर बोर्ड पास सॉल्व करो। ये सुन पंछी का हवाया उड़ गया, पर फिर भी उसके मानव सर उसे बुलाए थे तो वो बोर्ड के पास गई। ट्रेंगल चैप्टर पंछी के लिए टफ से भी टफ चैप्टर था। वो बस अपने होंठ में बोर्ड पेन पकड़ा सवाल को देखने लगी। मानव को समझ आ गया उससे ना बनने वाला, तो वो उसके पीछे जा उसके होंठ से बोर्ड पेन ले उसके पीछे ही बेहद करीब हो खड़ा हो समझना शुरू कर दिया, तो पंछी की सांसें गले में जा अटक गई। वो तो बस मानव के शरीर से आ रहे भीने भीने खुशबू को महसूस करने लगी। तभी सवाल को सॉल्व कर मानव पंछी से दूर हो पूछ पड़ा, समझ आया? पंछी ने अपने सिर को बस हाँ में हिला दिया, तो उसका अगला सवाल पंछी को मानव बनाने बोल दिया। बेचारी का लग गया वॉट। वो फिर खड़ी हो सवाल को बस एक टक देखने लगी, तो मानव उसके करीब जा धीरे से बोला, तुम्हारे सारे क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा, तो स्कूल में ही रुकना। ये बोल घंटी लगने की वजह से मानव चला गया। दूसरी तरफ परी तो स्टेचू की तरह जम सी गई थी।
धीरे धीरे कर सारे क्लासेस खत्म होने लगे। जो 11-12 में थे उनका छुट्टी 2 घंटा लेट से होता था। अब पंछी के मानव सर रुकने बोले हैं और वो ना रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो खुशी खुशी रुक गई तो मानव उसे अपने साथ चलने बोला। मानव को अभी 12th क्लास के बच्चों को क्लास लेना था तो मानव पंछी को अपने साथ 12th क्लास में ले गया। पंछी को उस क्लास में सब जानते थे क्योंकि उसका कोई ना कोई कांड हर जगह फैला हुआ था। साथ ही आज असेंबली में जो हुआ उससे और भी अधिक अच्छे से जान गए। जब पंछी मानव के साथ उनके क्लास आए तो सभी मानव को गुड मॉर्निंग कर पंछी की तरफ देखने लगे तो मानव आगे के बेंच के स्टूडेंट को किसी दूसरे शीट में जाने का बोल पंछी को उस शीट में जा बैठने बोल दिया। फिर 12th क्लास के स्टूडेंट को समझाने के बाद बनाने बोल पंछी के पास जा बैठ उसे समझाने लगा। मानव का समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। ऐसे ही ये क्लास की घंटी बज गई तो मानव फिर पंछी को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जा पढ़ाने लगा। पंछी आज बहुत खुश थी, वही वो मिस्टेक कर रही थी तो मानव उसके होंठ को पकड़ पेन ले उसे समझाते हुए सही करने लगा। इस वक्त मानव उसके बेहद करीब था, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और वो एक तक मानव को घूरे जा रही थी तो मानव कोल्डली बोला, पंछी मेरे चेहरे को नहीं, यहाँ देखो। ये सुन पंछी झट से कॉपी पर देख समझने लगी। चैप्टर 4 मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही ये क्लास की घंटी बज गई तो मानव फिर पंछी को अपने साथ लाइब्रेरी में ले जा पढ़ाने लगा। पंछी आज बहुत खुश थी, वही वो मिस्टेक कर रही थी तो मानव उसके होंठ को पकड़ पेन ले उसे समझाते हुए सही करने लगा। इस वक्त मानव उसके बेहद करीब था, उसकी धड़कनें बढ़ने लगी और वो एक तक मानव को घूरे जा रही थी तो मानव कोल्डली बोला, पंछी मेरे चेहरे को नहीं, यहाँ देखो। ये सुन पंछी झट से कॉपी पर देख समझने लगी। पंछी की हरकतों को देख मानव के चेहरे पर मुस्कान छा गया। स्कूल बंद होने का वक्त हो चुका था तो फिर मानव पंछी को पढ़ना बंद कर दिया। फिर पंछी अपने बुक कॉपी को पैक कर जाने लगी। तभी मानव बोल पड़ा, बाहर पार्किंग एरिया के पास वेट करना। ये सुन मुस्कुराते हुए पंछी बोल पड़ी, ओके सर। फिर वो बाहर जा मानव के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद मानव आने लगा। चलते वक्त मानव बिल्कुल किसी किंग की तरह लग रहा था। खड़ी खड़ी पंछी किंग की क्वीन बनने का सपना अपने सपनों में सजाने लगी, पर यह सपना पूरा होना नामुमकिन था। मानव पंछी के पास जा अपने कार के लॉक को खोल बोला, बैठ जाओ। ये सुन पंछी हैरानी से मानव को देखी तो मानव आगे बोल पड़ा, सीनियर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 बस अवेलेबल है, तुम्हें बस में सीट नहीं मिलेगा। मानव के बात को सुन पंछी झट से मानव के कार में जा बैठ गई थी तो मानव भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। फिर कार स्टार्ट कर दिया। कार में बहुत शांति था और ये शांति परी को हजम नहीं हो रहा था। वो अपने दोनों उंगली को मिलाते हुए अपने में ही कुछ कुछ बोले जा रही थी तो पंछी के इस हरकत को देख मानव उसकी तरफ देख बोला, क्या हुआ। ये सुन पंछी उसके तरफ देख बोली, मुझे शांत रहना पसंद नहीं है। पंछी के इस बात को सुन मानव मुस्कुराते हुए बोला, सॉन्ग सुनना चाहती हो। ये सुन पंछी झट से बोल पड़ी, बिल्कुल। मानव ने फिर सॉन्ग स्टार्ट कर दिया। गाना जैसे ही बजा पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। मानव गाना बदलने जा रहा था तभी पंछी मानव के सख्त होंठ को पकड़ ली। जैसे ही पंछी ने मानव के सख्त होंठ को छुआ तो पंछी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, पर वो अपने दिल को संभालते हुए झट से अपने होंठ को पीछे कर बोली, सॉन्ग अच्छा है। ये सुन मानव गाना बजने दिया। दोनों के बीच अब भी खामोशियां भारी थी और बस कार में गाना का शोर था। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। गाने को सुनते हुए मानव ने पंछी से सवाल किया, क्या तुम प्यार पर भरोसा करती हो। पंछी मुस्कुराते हुए जवाब दी, हाँ। तो मानव आगे पूछ पड़ा, प्यार क्या होता है। मानव के इस सवाल का जवाब पंछी अपने माता पिता के बीच का प्यार याद करते हुए बोली, एहसास जिसके पास होने पर सुकून मिलता है। पंछी का जवाब जान मानव उसके तरफ देख बोला, और दूर जाने पर तकलीफ, ऐसे तकलीफ को पालना ही क्यों। मानव के बातों को सुन पंछी जवाब दी, नहीं, मम्मा कहती है एहसास कभी खत्म नहीं होता, उसके सामने होने पर सुकून मिलता है पर दूर रहने पर हौसला। कैसे। मानव ने जब ये सवाल किया तो पंछी अपनी माँ के बात को याद करते हुए बोली, प्यार कभी खत्म नहीं होता,
प्यार भले छोड़कर जले जाए पर उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है इस दिल में, जिस कारण इस प्यार की ताकत से हम अपने आप को कभी हारने नहीं देते। जैसे मेरी मम्मा पापा के जाने के बाद भी मम्मा कभी हार नहीं मानी। मम्मा हमेशा कहती है पापा कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी हमारे दिल में जिंदा है। परी की बातों को सुन मानव पूछ पड़ा, तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना? पंछी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो मानव आगे पूछ पड़ा, उनके साथ क्या हुआ था? पंछी उस दिन को याद करते ही उसके आंखों में आंसू भर गया। वो अपने धीमे आवाज में बोली, रात का 12:30 हो रहा था। हम मम्मा एक साथ सोए हुए थे, तभी फोन का घंटी बजा। मम्मा फोन में बात कर रहे इंसान का आवाज सुनते ही सॉकेट में चली गई थी। जब हम फोन मम्मा के होंठ से ले पूछे कि कौन मेरी मम्मा को डरा रहा, तभी मुझे उसने अपना नाम बताया, शौर्य गोयनका। उस आदमी ने फिर मुझे धमकी दिया कि अगर मेरे पापा उसके रास्ते से नहीं हटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और अगले दिन ऐसा ही हुआ। हमें पापा के मारने का खबर मिला जब मैं मम्मा पापा को देखे तो। इतना कह पंछी शांत हो गई, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा था, फिर भी वो अपने आंसू को पोंछ बोली, पापा के पूरे शरीर को उस आदमी ने जला दिया था, उनका चेहरा तक भी पता नहीं चल रहा था। ये बोल पंछी गुस्से में बोल पड़ी, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं भी उस आदमी को जलाकर राख कर दूंगी। मानव के होंठ कार स्टीयरिंग पर मजबूत हो चुके थे। वो अपने कार को रोक पंछी की तरफ देखा जिसके मासूम आंखों से आंसू का रेत गिरे जा रहा था। वो अपने होंठ आगे बढ़ा, पंछी के आंखों से बह रहे आंसू को पोंछ बोला, उसे जलाकर राख करना आसान नहीं है। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम्हें खुद को आग बनाना होगा, नहीं तो तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मानव के बातों को सुन पंछी बड़े मासूमियत से पूछी, मुझे क्या करना चाहिए? मानव कार स्टार्ट करते हुए बोला, ये तो तुम्हें सोचना है। मानव का जवाब सुन पंछी शांत हो गई। कुछ वक्त के बाद उसका घर आ गया तो वो मानव को थैंक यू बोल अपने घर के अंदर चली गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 10 बजे डार्क रूम के अंदर सोने के बने आसान में बैठा आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो अपने डार्क नजरों से अपने सामने खड़े आदमी को देख कोल्डली बोला, मुझे उसका हर डिटेल चाहिए। वो क्या करती, कहाँ जाती, किससे मिलती, सब कुछ। सामने खड़ा आदमी अपना चेहरा झुकाए हुए था। उसने झट से कह दिया, ओके बॉस। तो बॉस अपने होंठ के इशारे से उसे जाने का इशारा कर दिया तो आदमी उस डार्क रूम से निकल गया। चैप्टर 5 कैंप पर जाना। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 10 बजे डार्क रूम के अंदर सोने के बने आसान में बैठा आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो अपने डार्क नजरों से अपने सामने खड़े आदमी को देख कोल्डली बोला, मुझे उसका हर डिटेल चाहिए। वो क्या करती, कहाँ जाती, किससे मिलती, सब कुछ। सामने खड़ा आदमी अपना चेहरा झुकाए हुए था। उसने झट से कह दिया, ओके बॉस। तो बॉस अपने होंठ के इशारे से उसे जाने का इशारा कर दिया तो आदमी उस डार्क रूम से निकल गया। फिर मास्क पहना इंसान खड़ा हो सामने जा पंछी के बड़े से तस्वीर को जो उसके दीवार पर लगाए रख था उससे छूते हुए वो अपने कोल्ड आवाज में कठोरता से बोला, पंछी बिल्कुल अपने नाम की तरह हो तुम। ये बोल मास्क लगाया आदमी अपने मुंह से विजिल बजाने लगा। वही पंछी अपने कमरे में बिस्तर पर लेट अपनी छुटकू को अपने बगल में रख उसके शरीर पर अपने होंठ को फेर बोली, मानव सर अच्छे दिखने के साथ साथ कितने अच्छे हैं, मेरी तो नजर ही उनसे नहीं हटती है। अपनी छुटकू से बात करते करते पंछी को नींद आ फटा। अगला दिन पंछी आज भी लेट उठी थी। वो जल्दी जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार हो बिना खाए ही स्कूल जाने के लिए भाग गई। पर फिर भी उसका स्कूल बस छूट जाता। उसने अपने कॉलोनी के बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखा तो एक छोटे बच्चे का साइकिल उसने कुछ पैसे दे आज के लिए ले लिया, फिर साइकिल को बाइक के रफ्तार में चलाते हुए जाने लगी। स्कूल में असेंबली स्टार्ट हो चुका था। जब पंछी स्कूल पहुंची तो अपने साइकिल को लगाने की चक्कर में बाकी सारे साइकिल भी गिरा दी। जब वहां खड़ा गार्ड ये देखा तो गुस्से में बोलने जा रहा था, पर पंछी भागते हुए सारे के सारे साइकिल गिरा हुआ ही छोड़ दी और किसी तरह खुद भी गिरती पड़ती हुई असेंबली के लिए पहुंच गई। तभी उसने देखा सभी अपने आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं तो वो जल्दी से बीच में जा लगने लगी, जिस कारण सभी डिस्टर्ब होने की वजह से अपने आंखों को खोल उसे गुस्से में घूरने लगे तो वो सभी को सॉरी बोलते हुए अपने लाइन में जा लग अपने आंखों को भी बंद कर ली। प्रेयर खत्म होने के बाद स्कूल के तरफ से जाने वाले कैंप के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल आगे आकर दिए।
टूर पर अभी 10 to 12 लेकर जाया जा रहा था। ये सुन सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। क्लास फिर स्टार्ट हो गया। आज का पूरा दिन भी ऐसे ही पार होने लगा। क्लास होने के बाद फिर मानव पंछी का एक्स्ट्रा क्लास कल की तरह लिया, फिर उसे उसके घर तक छोड़ दिया। पंछी ने घर जाकर ट्रिप पर जाने की बात बता दी। कैंप पर जाने के लिए 10,000 लग रहे थे। कुसुम का इनकम ज्यादा नहीं था, पर पंछी को कुसुम कोई कमी नहीं होने देती, यहाँ तक कि कुसुम को उसके पति के जाने के बाद कोई पैसा भी नहीं मिला था और कुसुम ने लेने के लिए कुछ किया भी नहीं। अपने और अपनी बेटी के जरूरतों के लिए कुसुम खुद ही मेहनत करती थी। कुसुम ने फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स किया था, उससे 10,000 निकाल अपनी बेटी को कैंप पर जाने के लिए दे दी। अगला दिन पंछी पैसे ले स्कूल में जा ट्रिप के लिए पैसे दे दी। कोलकाता से 3 घंटे की दूरी पर घना जंगल था, वहीं पर सभी को कैंप के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पर कैंप का पूरा इंतजाम जंगल घुमाने वाला आदमी रफ़ी कर रहा था। आज का दिन भी पार हो गया। अगले दिन कैंप पर जाने के लिए पंछी ने पिंक रंग के शॉर्ट्स के साथ सादे रंग का टी शर्ट पहन ली और अपने शोल्डर पर अपने बड़े से ट्रैवल बैग को टांग ली। आज भी वो जाने में लेट हो चुकी थी, पर बस उसके आने का ही इंतजार कर रहा था। स्कूल के तरफ से 4 बस जा रहा था, सभी बस में 3 टीचर्स थे। जब पंछी बस के अंदर गई तो देखी सारा सीट फुल हो चुका है। उसकी दोस्त कृतिका के साथ भी वैभव बैठ था, जिसे कृतिका बहुत पसंद करती थी, जिस कारण पंछी ने अपनी दोस्त को वैभव के साथ छोड़ अपने लिए दूसरा सीट देखने लगी तो सबसे आगे बैठा मानव जो अकेला बैठा था वो उसके तरफ देख बोला, मेरे साथ बैठ जाओ। ये सुन पंछी बहुत खुश थी। वो झट से जा अपने मानव सर के बगल में बैठने वाली थी, पर मानव खिसक पंछी को विंडो साइड दे दिया। ये देख पंछी के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो झट से जा बैठ गई, फिर बस चल पड़ा। पंछी अपने बड़े से बैग को अपने होंठ में ही पकड़ी हुई थी, जिस कारण बार बार बैग से मानव को चोट लगे लगा तो मानव उसके तरफ देख बोला, तुमने अपने बैग को रखने क्यों नहीं दे दिया। ये सुन पंछी बोल पड़ी, वो मैं भूल गई। पंछी से अपना बैग ही पकड़ा नहीं जा रहा था तो मानव उसके होंठ से बैग ले ऊपर बनने सेल्फ पर रख दिया, फिर शांति से बैठ अपने आंखों को बंद कर शीट पर अपने सिर को टिका लिया तो पंछी मानव के सुंदर चेहरे को प्यार से देखने लगी। मानव प्रिंस चार्मिंग की तरह था, जिसे देख पंछी की तो आंखें ही बंद नहीं होती थी। पूरे 3 घंटे के इस सफर में मानव अपने आंखों को बंद रखा और पंछी बस मानव को देखते हुए अपना पूरा 3 घंटा बिता दी। जैसे ही बस जंगल के पास जा रुका, मानव अपने आंखों को धीरे से खोला ही था कि पंछी को अपने तरफ देखता पा। मानव अपने चेहरे को हल्का घुमा, उसके तरफ देखा तो पंछी झट से खड़ी हो अपने बैग को निकालने का कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ सभी बस से उतर चुके थे, पर पंछी से अब तक अपने बैग को उतारा नहीं गया था तो मानव खड़ा हो अपने होंठ जैसे ही आगे किया बैग को उतारने के लिए, पंछी का होंठ जा मानव से टकरा गया। मानव से होंठ टकराते ही पंछी का चेहरा लाल हो गया। वो झट से अपने होंठ पीछे कर ली, वही मानव बैग उतर सीट पर रख बस से नीचे जा उतरा। चैप्टर 6 मास्क वाला आदमी। दूसरी तरफ सभी बस से उतर चुके थे, पर पंछी से अब तक अपने बैग को उतारा नहीं गया था तो मानव खड़ा हो अपने होंठ जैसे ही आगे किया बैग को उतारने के लिए, पंछी का होंठ जा मानव से टकरा गया। मानव से होंठ टकराते ही पंछी का चेहरा लाल हो गया। वो झट से अपने होंठ पीछे कर ली, वही मानव बैग उतार सीट पर रख बस से नीचे जा उतर गया। पंछी भी फिर जल्दी ने नीचे चली गई। फिर सभी के साथ मिल टेंट लगाने लगी, पर टेंट को वो लगा रही थी या टेंट उससे, ये किसी के भी समझ नहीं आ रहा था। तभी रफ़ी उसके पास आ बोला, बच्ची इसे मैं कर देता हूँ। पंछी सिल्ली सा मुस्कान दे रफ़ी को टेंट का सामान थमा दी, फिर खुद जंगल घूमने लगी। तभी डॉक्टर खुशबू पंछी से बोल पड़ी, पंछी ये जंगल बहुत खतरनाक है, तुम इधर उधर कहीं मत जाना। डॉक्टर खुशबू भी इस ट्रिप में आई हुई थी ताकि किसी को चोट आए तो वो हो। पंछी झट से मुस्कुराकर बोली, ओके मैम। सारे टेंट लगाने के बाद जमीन पर चादर बिछा सभी ने साथ बैठ खाना खाया। पंछी तो खाते हुए मानव को ही देख रही थी, जिसे नीचे बैठ खाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। पर किसी तरह मानव ने अपना खाना खत्म किया। तभी स्कूल की सबसे हॉट टीचर सुनैना मानव के पास आ मुस्कुराते हुए बोली, दीजिए मैं फेंक देती हूँ। सुनैना जिस अंदाज में मानव से बात कर रही थी, पंछी को बहुत बुरा लग रहा था। सबके खाना खत्म होने के बाद कैंप में होने वाला गेम शुरू हो गया। सभी को 2 पार्टनर्स में बांट दिया गया था। गेम के लिए पंछी कृतिका साथ थी, वही टीचर्स भी ये खेल खेल रहे थे। मानव की पार्टनर सुनैना बनी थी।
पर जैसे ही खेल शुरू हुआ मानव का फोन बजने लगा। उसने अपना फोन उठाया, फिर अपने फोन में बात करने के बाद सभी के पास आ बोला, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गया है। ये बात सुन प्रिंसिपल बोल पड़ा, ओह तो तुम जाओगे कैसे? मानव प्रिंसिपल की तरफ देख बोला, रोड पर जाने के बाद कोई ना कोई बस मिल ही जाएगा। ये बात सुन प्रिंसिपल जो अपने कार से आया था वो अपने कार का चाबी दे बोला, तुम मेरी कार से चले जाओ। ये सुन मानव प्रिंसिपल को थैंक यू बोला, फिर प्रिंसिपल की कार का चाबी ले चला गया। वही मानव के जाने से सभी उदास हो गए, पर फिर मानव के जाते ही खेल शुरू हो गया। रफ़ी सबको खेल का नियम बताने लगा, पर नियम बताने से पहले सभी को एक मैप दे बोला, येलो बॉर्डर लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद से डेंजर जोन स्टार्ट हो जाता है। सभी ने साथ ही यस बोला तो रफ़ी गेम समझाने लगा। जंगल के किसी कोने में सिल्वर रंग का बॉक्स है, उस बॉक्स को ढूंढने के लिए सभी को क्लूज ढूंढना होगा, और जो पहले क्लूज समझ बॉक्स तक पहुंच गया और बॉक्स को यहां लेकर आ गया वही विनर होगा। गेम बहुत इंटरेस्टिंग था, सभी इस खेल को खेलने के लिए उत्साह से तैयार हो गए। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ क्लूज को ढूंढते हुए उससे पढ़ पढ़ कर बॉक्स तक पहुंचने लगे। पंछी कृतिका के होंठ में पहला क्लू आया जिसमें लिखा था, आसमान जमीन को कभी छू नहीं सकता पर ना जाने क्यों देख ऐसा लगता। कृतिका पंछी दोनों अपने क्लू के बारे में सोच रही थी, तभी पंछी चारों तरफ देखते हुए बोली, पहाड़ के पास चलो, हमें दूर से देख ऐसा लगता जैसे वो दोनों एक दूसरे को छू रहे हो पर ऐसा नहीं होता। दोनों भागते हुए उस तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ बाकी के लोग भी अपने क्लूज को पढ़ते हुए इधर से उधर भागे जा रहे थे। शाम का वक्त हो रहा था, ये खेल को समाप्त करने के लिए भी सभी को बस 1 घंटा दिया गया था। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया, पंछी को अचानक से कुछ आवाज सुनाई दिया तो वो रुक गई। वही कृतिका पहली को पढ़ते हुए बिना पंछी की तरफ देखे बस उसे बोलते हुए जाए जा रही थी। पंछी उस आवाज को सुन उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते हुए वो येलो बॉर्डर पार कर दी और वो डेंजरस जोन की तरफ जाने लगी। पंछी जो कभी चुप नहीं होती उसे कुछ ना कहता सुन कृतिका मुड़ देखी, पीछे पंछी नहीं थी। ये देख कृतिका चिंता में आ गई। वो पहले खुद ही जंगल में जहां जहां पंछी के साथ गई थी वहां ढूंढने के बाद प्रिंसिपल और बाकी सभी के पास जा रोते हुए पंछी के ना मिलने का बात बता दी। वही पंछी उस खतरनाक रास्ते की तरफ बढ़ने लगी, तभी उससे आदमी के चीखने का आवाज आया। एक पल के लिए तो उसके पैर जम गए थे, पर लगातार बचाओ बचाओ के आवाज के साथ चीखने का आवाज सुन पंछी भागते हुए उसके पास जाने लगी। तभी उसे एक खंडर सा विला दिखा। उस विला को देख पंछी जिस तरफ आवाज आ रहा था उस तरफ जाने लगी। उसे टूटा हुआ खिड़की दिखा तो टूटे खिड़की से वो अंदर की तरफ झांकी। अंदर उसे मास्क लगाया हुआ इंसान दिखा जिसके होंठ में गन था और वो सामने जमीन पर गिरे आदमी के होंठ पैर में गोली चला चुका था। वो जैसे ही आदमी के सीने पर गोली चलाने वाला था पंछी चीख पड़ी, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। पंछी को तभी एहसास हुआ उसने गलती किया है। मास्क लगाया हुआ आदमी अपने चेहरे को मोड़ पंछी के तरफ देखा। पंछी को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था पर ये आंखें पंछी के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। वो झट से भागने को हुई पर तभी एक आदमी पंछी को पकड़ उसे अपने एक होंठ से ही उठा मास्क वाले आदमी के पास ले जा पटक दिया। मास्क वाले आदमी का पूरा चेहरा ढाका हुआ था, बस उसकी आंखें ही थी जो पंछी को नजर आ रहा था। पंछी डरी सहमी सी जमीन पर पड़ी उस आदमी की तरफ देख बोली, कौन हो तुम, कैसे किसी को मार सकते हो तुम? डरे सहमे होने के बाद भी अपने जुबान को कैंची की तरह चलाता पा मास्क वाला आदमी अपने कोल्ड मुस्कान के साथ अपने कठोर आवाज में बोला, शौर्य गोयनका। चैप्टर 7 अपने साथ ल जाना। पंछी डरी सहमी सी जमीन पर पड़ी उस आदमी की तरफ देख बोली, कौन हो तुम, कैसे किसी को मार सकते हो तुम? डरे सहमे होने के बाद भी अपने जुबान को कैंची की तरह चलाता पा मास्क वाला आदमी अपने कोल्ड मुस्कान के साथ अपने कठोर आवाज में बोला, शौर्य गोयनका। शौर्य गोयनका, ये नाम सुनते ही पंछी का पूरा डर खत्म हो गया। वो उसके तरफ अपने गुस्से से भरे नजरों से देख बोली, तुम हो शौर्य गोयनका? बच्ची के मुंह से अपना नाम इतने कठोरता से सुन मास्क वाला आदमी सायरा के पास जा उसके चेहरे पर खतरनाक तरीके से अपने उंगली को फेरने लगा। जैसे ही अपने होंठ पंछी के होंठ के करीब लाया तो पंछी उसके उंगली को अपने मुंह में ले दांत से दबा काटने लगी। शौर्य ने अपने होंठ को पीछे किया।
तभी वो जख्मी आदमी करहाने लगा, पहले पंछी के दांती काटने और उसके बाद उस आदमी का करहाना सुन शौर्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शौर्य अपने होंठ को पीछे कर गुस्से में खा जाने वाले नजर से पंछी को देखते हुए ही उस जख्मी आदमी के तरफ अपना गनतान पंछी के चेहरे को कसके पकड़ कोल्ड आवाज में बोला, शौर्य गोयनका को हट करना आसान नहीं है बच्ची। एक तरफ पंछी को शौर्य ये कह रहा था और दूसरे तरफ अपन दूसरा होंठ बढ़ा उस आदमी पर गोली चला सन की आदमी की तरह आगे बोला, इडियट, मैं तुम्हें अच्छा मौत देना चाहता था पर तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। ये बोल वो अपने होंठ पंछी के गालों पर और मबूत करने लगा। तभी पंछी ने उस आदमी को अपने सामने दम तोड़ती हुई देखी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगा। पंछी के आंखों से बहते आंसू को देख शौर्य उसके करीब जा उसके कान में अपने कोल्ड कठोर आवाज के साथ बोला, क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा हिम्मत। शौर्य के खतरनाक कोल्ड आवाज को सुन पंछी का पूरा शरीर जमसा गया। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग जंगल के हर कोने कोने में पंछी को ढूंढ रहे थे। तभी रफी बोल पड़ा, मुझे लगता है वो डेंजर जोन की तरफ चल गई होगी। ये बात सुनते ही सभी परेशान हो गए। खंडर विलाम में शौर्य पंछी से दूर हो अपने आदमी से बोला, लाश को ठिकाने लगा देना और इस बच्ची को गाड़ी के अंदर डाल दो। ये बोल शौर्य जाने वाला था लेकिन रुक गया जब उसने देखा पंछी अपने होंठ पैर चलाते हुए सभी को खुद से दूर किए जा रही और बस चिल्ला रही है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे छुआ तो देख लेना। शौर्य गुस्से में अपने आदमियों को चिल्ला कर बोला, एक छोटी बच्ची को ले जाने में इतना वक्त लग रहा है। शौर्य के गुस्से से भरे आवाज को सुन सभी को डर लगने लगा। शौर्य फिर खुद पंछी की तरफ बढ़ा तो सभी झट से साइड हो गए। फिर शौर्य खुद पंछी को अपने बाहों में उठा उससे जकड़ के पकड़ लिया। फिर आगे बढ़ने लगा तो पंछी उसके कान के पास ही चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, छोड़ो मुझे। शौर्य गुस्से में पंछी को कार के अंदर फेंक खुद भी अंदर जा उसके ऊपर आ उसके चेहरे को कसके पकड़ बोला, एक और शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हें जंगली जानवरों का भोजन बना दूंगा। शौर्य का आवाज जितना खतरनाक था उसका बात उससे कई गुना अधिक खतरनाक रहता। एक पल के लिए पंछी सहम सी गई। तभी ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया। कार को आगे से लॉक किया गया नहीं था तो पंछी से जब शौर्य दूर हुआ तो वो झट से चलती कार का दरवाजा खोल दी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला तो शौर्य झट से अपने होंठ को आगे बढ़ा पंछी को अपने बाहों में खींचकर दरवाजा बंद कर ड्राइवर को चिल्लाकर बोला, डैम इट, लॉक था कार। ड्राइवर ने झट से कार को लॉक कर दिया तो शौर्य फिर पंछी के गाल पर अपने कठोर होंठ को उसके गाल पर रख मजबूत कर बोला, लिटिल थिंग, मारना चाहती हो क्या। पर शौर्य गोविंद तुम्हें अभी मारने नहीं देना चाहता है, पता है क्यों। पंछी गुस्से में उसे घूरने लगी तो शौर्य कोल्ड मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, बाकियों के आंखों में जो मेरे नाम का खौफ है वही खौफ मैं तुम्हारे आंखों में देखना चाहता हूँ। ये बात सुन पंछी उसे घूर कर देखने लगी। उसकी नजर साफ ये कह रही थी, पूरी दुनिया उसे क्यों ना खौफ हो पर उसे कभी भी उसका खौफ नहीं हो सकता। पंछी का ये नजर शौर्य के होंठों पर मुस्कान ले आया। कुछ वक्त के बाद कार बड़े से मैंशन के सामने जा रुका जहां ढेर सारे गार्ड्स कतार से लाइन में लगे थे। शौर्य कार से उतर पंछी को भी जबरदस्ती निकाल अपने साथ उसके होंठ को खींचते हुए मैंशन के अंदर ले जाने लगा। शौर्य के आने के बाद को सुन सभी नौकर लाइन से जाने लगे। जब तक शौर्य मेंशन में होता तब तक मेंशन के अंदर एक नौकर तक नहीं रहता। सभी नौकर को ये इंस्ट्रक्शन मिला गया था कि जब तक शौर्य मेंशन में नहीं है तब तक मेंशन का पूरा काम हो जाना चाहिए, फिर सभी अपने घर चले जाए। मेंशन में सर्वेंट क्वार्टर थे पर उसका इस्तेमाल करना मना था क्योंकि शौर्य ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई उसका चेहरा देखे। शौर्य पंछी को खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। वो जैसे ही अंदर आया तब तक सारे नौकर मेंशन से जा चुके थे। शौर्य पंछी को बड़े से कमरे के पास ले जा अपने कठोर आवाज में बोला, ओपन द डोर। जैसे ही दरवाजा खुला शौर्य उसे अंदर ले जा जमीन पर धक्का दे दरवाजा बंद करने के लिए बोला, क्लोज। तभी दरवाजा बंद हो गया तो वो अपने शर्ट को खोलने लगा। पंछी ये देख दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी पर इस मेंशन का हर दरवाजा, खिड़की, घर, हर एक मशीन शौर्य के आवाज या फिंगरप्रिंट के बिना नहीं खोल सकता था। शौर्य ने जब अपना शर्ट खोला तो पंछी को शौर्य के बाह से लेकर गर्दन के थोड़े निचले हिस्से तक जाता
ड्रैगन का टैटू देखा। हिट शरीर में टैटू उसके जिस्म को और भी आकर्षक बना रहा था। पंछी उसके तरफ एकटक देखने लगी। शौर्य अपने पैंट को बस बादल बिना ऊपर कुछ पहने पंछी के पास जाने लगा तो पंछी डर से अपने पैर को पीछे करने लगी। आदमी के चेहरे पर अब भी मास्क लगा हुआ था। पंछी मौका देख अपने पैर रोक झट से उसके चेहरे से मास्क को हटाने वाली ही थी, पर शौर्य उसके होंठ को कसके पकड़ उसे मोड़ दीवार पर सटा दिया। चैप्टर 8 टैटू मशीन। पंछी उसके तरफ एकटक देखने लगी। शौर्य अपने पैंट को बस बदल बिना ऊपर कुछ पहने पंछी के पास जाने लगा तो पंछी डर से अपने पैर को पीछे करने लगी। आदमी के चेहरे पर अब भी मास्क लगा हुआ था। पंछी मौका देख अपने पैर रोक झट से उसके चेहरे से मास्क को हटाने वाली ही थी, पर शौर्य उसके होंठ को कसके पकड़ उसे मोड़ दीवार पर सटा दिया। उसके कान के पास जा अपने धीरे कोल्ड आवाज में फिर बोला, लिटिल थिंग, शौर्य गोयनका को उकसाना बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हें। ये बोल वो पंछी का होंठ कसके पकड़ अपने साथ खींचते हुए ले जा बिस्तर पर धक्का दे दिया। फिर अपने ड्रॉर से नोखिला टैटू मशीन निकाला और पंछी की तरफ डेविल की तरह बढ़ने लगा। पंछी डर से बिस्तर में खिसकते हुए बिस्तर के कोने में जाने लगी। तभी शौर्य अपना लंबा होंठ आगे बढ़ा, पंछी को अपने बाहों में खींचकर जकड़ खुद भी बिस्तर पर बैठ उसे अपने बाहों में ही जकड़ लिया। फिर उसके होंठ को कसके पकड़ उस टैटू मशीन को स्टार्ट कर दिया। फिर उसके होंठ के करीब धीरे धीरे ले जाने लगा तो पंछी चिल्लाने लगी, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरा होंठ छोड़ो। ये कहते हुए पंछी अपना होंठ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका कोशिश नाकामयाब रहा। तभी पंछी के कानों में शौर्य का कोल्ड आवाज गया, बी ए गुड गर्ल लिटिल थिंग, नहीं तो बहुत तकलीफ हो सकता है। ये बोल शौर्य मशीन को उसके कलाही पर चलाने लगा। जैसे ही शौर्य ने टैटू मशीन पंछी के कलाही पर चलाना शुरू किया तो पंछी दर्द से करहाती हुई अपने होंठ को कसमसाने लगी तो शौर्य उसके हाथों को और मजबूती से पकड़ अपने खौफनाक आवाज में बोला, लिटिल थिंग, अगर तुम अपने होंठ को हिलाई तो तुम्हें और दर्द मिल सकता है। ये सुन पंछी के होंठ जम गए और जैसे जैसे मशीन को शौर्य उसके हाथों में चला रहा था वैसे वैसे ही पंछी को अपने होंठ में तेज दर्द हो रहा था, जिस कारण वो बस चीख चीख कर रोवे जा रही थी। पूरे 15 मिनट बाद शौर्य मशीन बंद कर कुरुल मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हाथों में मेरा नाम परफेक्ट लग रहा है लिटिल थिंग, अब से तुम मेरी हो, जहां भी जाओगी तुम सिर्फ मुझे ही पाओगी। ये बोल उसके होंठ को छोड़ मशीन ड्रॉर में रखने के लिए शौर्य उठ गया। वही पंछी का पूरा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था और उसने दर्द के कारण अपने होंठ को अपने दांत से दबा लिए थे, जिस कारण उसके होंठ से भी खून बहने लगा था। रोते रोते ही पंछी का ध्यान उसके पैंट के पीछे गया जिसमें गन टंगा हुआ था। पंछी अपने आंसू पोंछ झट से उस गन को निकाल शौर्य की तरफ तान दी। शौर्य मशीन को रख ही रहा था, पर पंछी के ऐसा करने से वो मुड़ा उसके तरफ अपने डार्क नजरों से देख उसके करीब जाते हुए खौफनाक आवाज में बोला, लिटिल थिंग, मारना चाहती हो मुझे तो चलाओ गोली। पंछी के होंठ गन को पकड़ते हुए ही कांप रहे थे। तभी शौर्य उसके कांपती होंठ को पकड़ अपने सीने के पास गन को सटा बोला, चलाओ। पंछी ने अपने आंखों को कसके बंद कर ट्रिगर दबा दिया, पर शांति के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। शौर्य जोर जोर से हंसते हुए अपने होंठ को आगे कर अपने हंसी को बंद कर अपने कुरुल आवाज में बोला, बुलेट तो मेरे हाथों में है। जब शौर्य ने पंछी का कांपता हुआ होंठ पकड़ा था तभी बुलेट्स निकाल लिया था। वो फिर पंछी के गाल को कसके दबा बोला, लिटिल थिंग, मुझे मारना आसान नहीं है, अगर मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। ये बोल पंछी के होंठ से आ रहे खून को देख शौर्य अपने अंगूठे से उसके होंठ को दबाते हुए खून पोंछ दिया। फिर उसके बगल में बैठ उसके होंठ को कसके पकड़ अपना नाम पढ़ते हुए बोला, शौर्य गोयनका, ये नाम आज मैंने सिर्फ तुम्हारे होंठ में छापा है। अगली बार मेरे सामने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो ये नाम तुम्हारे शरीर के हर कोने कोने पर होगा। पंछी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस नाम से वो इतना नफरत करती थी वही नाम आज उसके होंठ में वो भी हमेशा हमेशा के लिए छाप दिया गया था। शौर्य फिर उसके होंठ को छोड़ उसे कमरे में अकेला छोड़ बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही पंछी बिस्तर से उठ हर जगह देखने लगी, पर उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो जमीन पर ही बैठ चीख चीख कर रोने लगी। जंगल में पंछी को ढूंढने के लिए प्रिंसिपल ने पुलिस बुलवा लिया था। पुलिस वाले पूरे जंगल के हर कोने कोने पर पंछी को ढूंढ रहे थे। वहीं सभी बच्चों को फिर वापस उनके घर छोड़ दिया गया।
जब पंछी के ना मिलने का बात पंछी की माँ कुसुम को पता चला तो वो प्रिंसिपल के केबिन में जा प्रिंसिपल पर चिल्लाने लगी। उसके बाद वो फुट फुट कर रोने लगी थी। पंछी के ना मिलने से प्रिंसिपल भी बहुत परेशान था। इस स्कूल रिपोर्टेशन का उसे फिक्र नहीं था। उसे फिक्र सिर्फ उस वक्त उस नादान बच्ची का हो रहा था जो खुद को संभालना तक भी नहीं जानती है। वही मानव को जब पंछी के ना मिलने का बात पता चला तो वो झट से स्कूल पहुंच गया। जब वो स्कूल पहुंच प्रिंसिपल के केबिन गया पंछी का जानकारी लेने के लिए तो उसे ऑफिस के अंदर कुसुम मेहरा रोते हुए दिखी। तो मानव उसके पास जा बोला, मैडम आप रोए मत, मुझे यकीन है आपकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ होगा। तभी कुसुम रोते हुए ही बोल पड़ी, मेरी बेटी बहुत नादान है, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती है। जब मानव ने ये सुना तो वो कुसुम को समझाते हुए बोला, आपकी बेटी नादान जरूर है पर उसके अंदर हौसला कूट कूट कर भरा है, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोल मानव प्रिंसिपल की तरफ देख पूछा, क्या पंछी के बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिला है? प्रिंसिपल ने निराशा से अपने सिर को ना में हिला दिया तो मानव के माथे पर भी चिंता के सलवटे पड़ गए। चैप्टर 9 वो लड़की तारा नहीं है। जब मानव ने ये सुना तो वो कुसुम को समझाते हुए बोला, आपकी बेटी नादान जरूर है पर उसके अंदर हौसला कूट कूट कर भरा है, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोल मानव प्रिंसिपल की तरफ देख पूछा, क्या पंछी के बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिला है? प्रिंसिपल ने निराशा से अपने सिर को ना में हिला दिया तो मानव के माथे पर भी चिंता के सलवटे पड़ गए। वक्त बीतने लगा। रात के 12 बज चुके थे। जब शौर्य अपने मेंशन पहुंच कार से निकला ही था कि तभी उसे पूरे मेंशन में लाल लाइट नजर आने लगा। लाल लाइट डेंजर का साइन था। शौर्य ये देख गुस्से में अपने मेंशन की तरफ भागते हुए जा अपने कमरे में गया तो देखा पंछी टैटू मशीन के जरिए खिड़की के कांच को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये देख गुस्से में शौर्य उसके पास जा उसके बाजू को कसके पकड़ अपने तरफ कर टैटू मशीन उसके होंठ से छीन उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा जिससे पंछी सीधे जमीन पर जा गिरी। फिर टैटू मशीन को जमीन पर फेंक पंछी के पास जा उसके होंठ पर अपने पैर को रख जूते से मसलने लगा। दर्द के कारण पंछी रोते हुए बोलने लगी, मुझे दर्द हो रहा है, हटाओ। तभी शौर्य गुस्से में अपने डार्क नजरों से पंछी को देखते हुए बोला, कहा था ना कोई हरकत मत करना। ये बोल वो कुछ आगे करता कि तभी उसका फोन बजा तो वो अपने फोन को निकाल कॉल उठा लिया पर अपने मुंह से एक शब्द भी बाहर ना निकाल बस फोन पर आदमी के बात को सुनने लगा। जब वो बोल रहा था तो उसे लड़की के रोने का आवाज आने लगा पर वो अपने बात को बोल फोन कट कर दिया। तो शौर्य पंछी के होंठ से अपना पैर हटा झुक उसके बाजू को कसके पकड़ जबरदस्ती खड़ा कर अपने साथ ले जाने लगा तो पंछी चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। पर शौर्य ने कोई जवाब ना देते हुए उसे बस घसीटते हुए ले जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास घसीटते हुए उसे ले आया तभी पंछी दरवाजे को कसके पकड़ ली। गुस्से में शौर्य पंछी को अपने डार्क नजर से देखा फिर उससे जबरदस्ती अपने गोद में उठा कमरे से बाहर ले जा मेंशन से बाहर ले जाने लगा तो पंछी छटपटाते हुए चिल्लाने लगी, बास्टर्ड मुझे छोड़ो छोड़ो। पर शौर्य उसे अपने साथ मेंशन के बाहर कुछ दूरी पर बने डाकघर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही शौर्य ने डाकघर का दरवाजा खोला पंछी अंदर का माहौल देख जम सी गई। शौर्य उसे अंदर ले जा सोफे पर पटक खुद भी उसके बगल में बैठ गया। तभी उसके आदमी एक घायल इंसान को लेकर आए तो शौर्य अपने आदमी के तरफ अपने होंठ से इशारा कर दिया तो उसका एक आदमी अपने होंठ में कई औजारों के साथ आया। सारे औजार में से एक कट्टर उठा, पंछी को अपने गोद में ले उसके हाथ में फोर्सफुली कट्टर रख उसके होंठ को कसके पकड़ अपने कोल्ड आवाज में शौर्य बोला, लिटिल थिंग, आज के बाद मेरे कहे बातों को ना मानने से पहले तुम 1000 बार सोचोगी। तभी शौर्य का आदमी उस घायल इंसान को घुटने के बल बैठा दोनों तरफ से पकड़ लिया था और एक आदमी उसके होंठ को शौर्य की तरफ आगे किया तो शौर्य पंछी के कट्टर पकड़े होंठ को आगे करने लगा तो पंछी अपने होंठ को मजबूत कर पीछे करने लगी ताकि वो उसके होंठ को बढ़ा ना सके पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो घायल आदमी डर से चीखते हुए गिड़गिड़ाने लगा पर शौर्य पंछी का होंठ आगे कर उस आदमी के एक उंगली पर रख धीरे धीरे दबाते हुए बोला, लिटिल थिंग, आज के बाद तुम्हारे आंखों बस मेरे नाम खौफ होगा। ये बोलते हुए वो उसके उंगली कट्टर दबाए जा रहा था तो वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा और पंछी डर से बोलने लगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज।
पर तभी शौर्य कसके कट्टर दबा दिया जिससे उस आदमी का उंगली उसके होंठ से कट नीचे जमीन पर गिर गया। आदमी जोर जोर से चीखने लगा, उसके होंठ से खून पानी की तरह जमीन पर बहे जा रहा था। खून को देखते ही पंछी सुन पड़ गई। वो झट से शौर्य के छाती पर अपने सिर को घुसा, उसे कसके पकड़ ली। तभी शौर्य जमीन से उस उंगली को उठा पंछी के करीब करने लगा तो पंछी शौर्य के सीने में जा छिप रोते हुए बोलने लगी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। पर शौर्य पंछी के चेहरे को पकड़ उसे इस कटे हुए उंगली को देखने पर मजबूर करते हुए उस कटे उंगली को पंछी के चेहरे से सटाने लगा तो पंछी उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बस रोवे जा रही थी। फिर पंछी उसके होंठ को कसके झटक दी जिस कारण वो उंगली शौर्य के होंठ से नीचे गिर गया। पंछी के हालात को देख शौर्य के होंठ पर कोल्ड मुस्कान छा गया। शौर्य सारे औजार को दिखा कोल्डली पूछा, लिटिल थिंग, दूसरा औजार तुम चुनो। ये सुन पंछी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो अपने आप को बस शौर्य से पूरा चिपक कर रखी थी। तो शौर्य कठोरता से बोला, अगर तुम खुद से नहीं चुनोगी तो मैं चुन लूंगा, पर उसका इस्तेमाल तो तुमको ही करना होगा। शौर्य के डरावने बातों को सुन पंछी अपने कांपते हुए होंठ को आगे की पर सारे नोखिल औजारों को देख वो सुन सी पड़ गई थी। तभी उसे शौर्य का कॉल आवाज फिर सुनाई दिया, जल्दी करो। पंछी ने झट से फिर बस एक लोहे का बना चैन उठा लिया। शौर्य के होंठों पर कोल्ड मुस्कान छा गया। शौर्य के कोल्ड मुस्कान को देख पंछी को डर लगने कहीं वो कुछ गलत तो नहीं चुन ली है जिससे आदमी को ज्यादा तकलीफ हो। शौर्य उस चैन के एक सिरे को पंछी के होंठ में पकड़ दूसरे सिरे को अपने होंठ में ले उस आदमी के गर्दन पर घुमा दिया जिसे देख पंछी की सांसें तेज होने लगी। शौर्य दूसरा सिरा पंछी के दूसरे होंठ में पकड़ चैन को खींचने लगा। जैसे जैसे आदमी के गले पर चैन टाइट हो रहा था आदमी सांस लेने के लिए तड़प रहा था। आदमी के तड़प को देख पंछी रोते हुए ही बोल पड़ी, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा हर एक बात सुनूंगी, प्लीज इसे जाने दो। शौर्य उसके कानों के करीब जा अपने धीमे कोल्ड डरावने आवाज बोला, सोच लो, तुम्हारा एक गलती कईयों का जान ले सकता है, तुम्हारी माँ का भी। ये सुन पंछी का आंख बड़ा बड़ा हो गया और वो तेज गहरी सांसें लेने लगी। तभी शौर्य उसके दोनों होंठ को छोड़ दिया तो पंछी झट से अपने होंठ से चैन छोड़ आदमी की तरफ देखी। शौर्य के आदमी भी उसके होंठ छोड़ दिए थे। घायल आदमी जमीन में जा पड़ गया और तेज गहरी सांसें लेने लगा। फिर शौर्य पंछी को अपने गोद में उठाए जा रहा था तभी उसका आदमी पूछ पड़ा, बॉस इसका क्या करना है। शौर्य बस अपने चेहरे को मोड़ एक कोल्ड मुस्कान दे दिया। शौर्य के कोल्ड मुस्कान का जवाब था, जिंदा नहीं बचना चाहिए वो। शौर्य का कोल्ड मुस्कान ही काफी था उसके आदमियों को समझाने के लिए। वही पंछी शौर्य में घुस उसके शर्ट को अपने मुट्ठी से माचोड़ अब भी डर के कारण गहरी सांसें ले रही थी। शौर्य उसे अपने कमरे में ले जा बिस्तर पर रख फेस्टेड बॉक्स ले जा पंछी के बगल में बैठा ही था तभी उसका फोन बजने लगा तो अपने फोन स्क्रीन पर राघव का नाम देख उसकी आंखें डाक हो गई। वो पंछी के तरफ अपने उंगली को अपने होंठ में सटा इशारा कर दिया, एक भी आवाज तुम्हारे मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। पंचक भी डर कर अपने होंठों में अपने उंगली को रख पूरी शांत हो गई। पंछी के सांस लेने तक का भी आवाज शौर्य के करीब नहीं पहुंच रहा था। शौर्य ने फिर कॉल उठा लिया तो फोन के दूसरे तरफ राघव गुस्से में बोल पड़ा, शौर्य, वो लड़की कहाँ है। शौर्य ने शांति से ही जवाब दे दिया, पता नहीं। राघव गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, झूठ मत बोलो शौर्य, वो लड़की तुम्हारे पास ही है। शौर्य ने अपने कठोर आवाज में शांति से ही जवाब दिया, वो मेरे पास नहीं है। बार बार शौर्य को एक ही बात बोलता सुन राघव गुस्से में बोल पड़ा, शौर्य, वो लड़की हमारे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है उस लड़की का चेहरा तारा की तरह मिलता है, इसलिए तुम उस लड़की को अपने पास रखे हो, पर वो तारा नहीं है। तारा का नाम सुनते ही शौर्य का पुराना जख्म गहरा हो गया और उसका नजर डाक हो गया। वो गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध फिर एक नजर पंछी के तरफ देखा तो उसका गुस्सा एक पल के लिए शांत हो गया। आखिर राघव के लिए पंछी उसके मिशन के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, और ये तारा कौन है जिसे याद करते ही शौर्य का ऑरा डार्क हो गया। चैप्टर 10 तुम बहुत बदतर मौत मरोगे। बार बार शौर्य को एक ही बात बोलता सुन राघव गुस्से में बोल पड़ा, शौर्य, वो लड़की हमारे मिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है उस लड़की का चेहरा तारा की तरह मिलता है, इसलिए तुम उस लड़की को अपने पास रखे हो, पर वो तारा नहीं है। तारा का नाम सुनते ही शौर्य का पुराना जख्म गहरा हो गया और उसका नजर डार्क हो गया।
वो गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध फिर एक नज़र पंछी के तरफ देखा तो उसका गुस्सा एक पल के लिए शांत हो गया। वही शौर्य के डार्क नजरों को खुद की तरफ देखता पा पंछी अपने चेहरे को मोड़ दी तो शौर्य गुस्से में राघव से बोल पड़ा, मुझे पता है। ये बोल शौर्य ने फोन कट कर दिया तो दूसरी तरफ राघव गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। उसे पता था वो लड़की शौर्य के पास ही होंगी। वही शौर्य फास्टेस्ट बॉक्स को खोल जैसे ही पंछी का होंठ पकड़ने को हुआ तो पंछी सहम कर अपने होंठ को पीछे कर दी तो शौर्य उसके होंठ को जबरदस्ती पकड़ अपने तरफ खींच उसके जूते के कारण हुए पंछी के लाल होंठ पर मलहम लगाने लगा। पंछी के हाथों में जलन होने लगा था जिस कारण वो अपने होंठ को बार बार पीछे करने लगी थी। तो शौर्य गुस्से में उसकी तरफ देखा पर उसके चेहरे को देख उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गया और वो उसके होंठ पर फूंक मारते हुए दवा लगाने लगा। उसके होंठ में दवा लगाने के बाद शौर्य उसके सूजे गाल पर फूंकते हुए ही दवा लगा। जैसे ही उसके घायल होंठों की तरफ गया तो एक पल के लिए उसके होंठों में खोसा गया। वो उसके होंठों के करीब जाने लगा। शौर्य को अपने इतने करीब आता देख पंछी के होंठ डर से कांपने लगे थे। शौर्य उसके कांपते होंठों के जैसे ही करीब गया उसने अपने मन में ही राघव का बात बोला, ये तारा नहीं है, बस तारा की तरह दिखती है। ये बोल वो उससे दूर हो कठोरता से उसे देख ड्रॉवर से लाल रंग के कपड़े के साथ मेटल हैंडकैफ निकाल पहले पंछी के होंठ में मेटल हैंडकैफ डाल लॉक कर दिया फिर उसके आंखों पर लाल रंग से कपड़े से उसके आंखों पर बांधने लगा तो पंछी चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो। तभी शौर्य अपने कठोर आवाज में बोला, लगता है समझ नहीं आया है तुम्हें, फिर ले चालू क्या वहां। शौर्य का ये बात सुनते ही पंछी का मुंह बंद हो गया। शौर्य उसके आंखों पर कपड़े को फोल्ड कर खुद बिस्तर से उठ अपने चेहरे से मास्क हटा कबर्ड के पास जा अपने लिए रात का कपड़ा निकालने लगा। तभी उसे अपने और तारा का साथ तस्वीर दिखा जिसे देख शौर्य तस्वीर को अपने होंठ में ले उसे देखते हुए धीरे से बोला, मुझे पता है ये लड़की तुम नहीं हो पर यह चेहरा तुम्हारा है। फिर उस तस्वीर को अंदर रख अपने कपड़े को बदल लिया और पंछी के पास जा उसके बगल में अपने पैर को सीधा कर अपने पीठ पीछे टिका बैठ पंछी के चेहरे को निहारने लगा। पंछी के चेहरे को देखते ही उसे तारा के साथ बिताया पल याद आने लगा। रात के 11 बज रहे थे और शौर्य अपने लैपटॉप में अब तक घुसा हुआ था। तभी तारा उसके सामने कॉफी का कप बढ़ाती है पर जैसे ही शौर्य कॉफी के कप को लेने वाला होता है तो उसे पीछे कर खुद कॉफी के सिप को पी अपने होंठ को शौर्य के तरफ कर देती है तो शौर्य अपने होंठों को तारा के होंठ से मिला प्यार से चूमने लगा तो तारा उसे खुद से दूर कर मुस्कुराते हुए पूछी, कैसी बनी है कॉफी। शौर्य उसके चेहरे को पकड़ कॉफी का कप उसके होंठ से ले टेबल पर रख उसके होंठों को किस करते हुए बिस्तर पर लेटा किस करना बंद कर उसके आंखों में देख सेडेक्टिवल बोला, बहुत टेस्टी। ये बोल वो फिर उसे चूमने लगा है। अपने अतीत को याद करने के बाद वो अपने आज में आ पंछी के करीब जाते हुए बोला, मुझे पता है तुम वो नहीं हो पर यह चेहरा मुझे तुम्हारी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जब पंछी को शौर्य का कठोर आवाज सुनाई दिया तो पंछी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। एक तो उसके होंठ बंधे और उसके आंखों में कपड़ा फोल्ड किया गया था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने आप को बचाने के लिए। शौर्य उसके होंठ को कसके पकड़ अपने होंठों को पंछी के डर से कांपते सुर्ख लाल होंठ के पास ले जा प्यार से चूमने लगा। पर शौर्य का प्यार से चूमना भी पंछी के लिए दुश्वार था। वो उसे खुद से दूर करने के लिए अपने होंठकारी लगे होंठ से ही शौर्य के छाती पर मारने लगी तो शौर्य उसके होंठ को ऊपर कर अपने किस को हार्ड करने लगा उसके होंठों पर। पंछी के नर्म होंठ जो पहले से ही जख्मी थे उससे खून आने लगा पर शौर्य फिर भी नहीं रुका। उसके होंठों से बहते खून के हर बूंद को वो पीने लगा। पंछी के आंखों में बंधा कपड़ा पूरा भीग चुका था। पंछी के आंसुओं से उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। सांसों को लेने के लिए वो छटपटाने लगी तो शौर्य जैसे ही उसे किस करना बंद किया पंछी जोर जोर से सांसें लेते हुए घृणा से गुस्से में बोलने लगी, तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा, तुम बहुत बदतर मौत मरोगे और जिस दिन तुम मरोगे मैं उस दिन बहुत हंसूंगी। शौर्य को एक बीमारी था, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था जिस कारण अपने गुस्से में ही वो किसी को मारने या तकलीफ देने के लिए एक पल भी नहीं सोचता था। वो पंछी के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करने का बहुत कोशिश करता पर पंछी का बात उसके गुस्से को हर वक्त आग देता रहता था।
पंछी के बातों को सुन शौर्य जोर जोर किसी राक्षस की तरह हंसते हुए उसके जबड़े को कसके दबाते हुए बोला, सही कहा नर्क में, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो जिंदगी तो मैंने तुम्हारे नाम लिख दिया है और मेरे मौत पर हंसने के लिए तुम्हारी हंसी बचेगी, तब ना तुम हंस पाओगी। शौर्य के बातों को सुन पंछी का पूरा शरीर डर के कारण ठंडा पड़ चुका था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।